वेलकम व्यूअर्स। मैं प्रीति स्वराज आपके अपने चैनल द जर्नी ऑफ नॉलेज में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। इस चैनल के माध्यम से आपके लिए एक बेहतर ऑनलाइन स्टडी एंड प्रिपरेशन प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है, जिसमें हिस्ट्री सब्जेक्ट की एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, आर्ट एंड कल्चर एंड वर्ल्ड हिस्ट्री से संबंधित एनटीए नेट और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए एक सुनहरा अवसर तैयार किया गया है। इस चैनल से जुड़ने के लिए सबसे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करें। इसके साथ ही द जर्नी ऑफ नॉलेज के टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़ें। क्लास अपडेट्स की सारी जानकारी टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है। धन्यवाद। आइज ऑफ ट्रैवलर्स, आज का हमारा ये जो टॉपिक है ये पार्ट 2 एनसीईआरटी बुक जो कि क्लास 12th की हिस्ट्री बुक है उसका फर्स्ट टॉपिक है और इस टॉपिक का नाम है थ्रू द आइज ऑफ ट्रैवलर्स। इसमें आज हम देखने वाले हैं कि बाहर से जो भी ट्रैवलर्स आए उनके समय में किन किन राजाओं का शासनकाल रहा था और उन्होंने किन तरह का कामों को देखा था। सबसे पहले तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि इसकी जो शुरुआत होती है, जो सोसाइटी को देखने को मिलता है, उसकी शुरुआत होती है 17th सेंचुरी में, 10th to 17th सेंचुरी। सबसे पहले यहाँ बताया गया है कि वहाँ का सोशल लाइफ कैसा था, यानी कि ट्रैवलर्स, यानी कि 10th to 17th सेंचुरी में जब बाहर से जो ट्रैवलर्स इंडिया आए थे उन्होंने यहाँ क्या क्या देखा, यहाँ के सोशल स्टेटस में, रिलीजियस में उन्हें कौन सी ऐसी बातें खास लगी जो कि उन्हें इन चीज़ों को अपने ग्रंथों में नोट करने पे मजबूर कर दिया। सबसे पहले तो उन्होंने बताया है कि वीमेन एंड मेन हैव ट्रेवल्ड इन सर्च ऑफ वर्क, यानी कि उस समय विमेन और मेन ये दोनों ही काम की तलाश में बाहर जाते थे। टू एस्केप फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर एज ट्रेडर्स, मर्चेंट्स, सोल्जर्स, प्रीस्ट, पिलग्रिम्स और ड्राइवन बाय अ सीन ऑफ एडवेंचर, those who visited to come to stay in a new land invariably encounter a world that is different। पहले क्या होता था, पहले ये जो मिडिवल टाइम चला था, जब 10th to 17th सेंचुरी का जो टाइम चल रहा था उस पर बहुत सारे लोग ऐसे होते थे जो कि बहुत सारे कारणों से अपना पलायन करते थे, वे दूसरी जगह जाते थे और वहाँ पर वे जॉब की तलाश में जाते थे। इसमें विमेन और मेन दोनों का नाम आता है, क्योंकि विमेन का नाम बहुत ही नाम मात्र का है, ज़्यादातर तो मेन का ही नाम आता है, जो कि अपने घर से बहुत दूर जाते थे। उसके बहुत सारे कारण होते थे। कुछ कारणों में देखा जाए तो नेचुरल डिजास्टर, ट्रेडर्स के रूप में भी जाते थे, मर्चेंट्स, एज अ सोल्जर्स, प्रीस्ट एंड पिलग्रिम्स, इन सभी के सर्च में वे आगे जाते थे, दूसरी जगह जाते थे। इन टर्म्स ऑफ द लैंडस्केप or physical environment as well as customs, languages, beliefs and practices of people. Many of them try to adapt to these differences. Others, somewhat exceptional, note them carefully in the accounts, generally recording what they find unusual or remarkable. Unfortunately, we have practically no accounts of the travels lived by women, though we know that डे ट्रैवल, यानी कि क्या, जो भी ट्रैवलर्स बाहर से आए इंडिया में, जो मेडिवल टाइम में जितने भी लोगों का आना जाना लगा हुआ था, तो उनमें जितने भी राइटर्स मिलते हैं सब के सब मेन मिलते हैं। विमेंस के द्वारा लिखा गया ऐसा कोई भी लिटरेचर ध्यान देने को नहीं मिलता है जो कि उस समय के सोसाइटी के बारे में जानकारी दे सके। तो इसी कारण माना जाता है कि विमेंस का ट्रैवलिंग बहुत ही कम हुआ करता था। आगे है, the accounts that survive are often varies in terms of their subject manner. Some deals with affairs of the court, while others are mainly focused on religious issue or architectural features and moments। तो यहाँ आगे बताया जा रहा है कि जब इन अकाउंट्स द सर्वाइव आर ऑफन वेरिड इन टर्म्स ऑफ देयर सब्जेक्ट मैटर, मतलब कि वे लोग जिस चीज़ को बहुत ज़्यादा महत्व देते थे। सम डील्स विद अफेयर ऑफ द कोर्ट, सम अफेयर ऑफ द कोर्ट दैट मीन्स हो गया कि उन लोगों को जुडिशियली में ज़्यादा इंटरेस्ट था। पहले क्या होता था मिडिवल टाइम में, अगर कोर्ट्स की बात करें तो कोर्ट्स में जो जज होते थे वे खलीफा होते थे। खलीफा यानी कि मुस्लिम संप्रदाय के जो उलेमा वर्ग रहते थे
वे ही न्याय करते थे, वे ही कोर्ट्स में जजमेंट करते थे। जबकि इसके अलावे कुछ और भी लोगों को वहाँ पे डिप्यूट किया जाता था, बट जो सबसे ऊपर रहते थे, जैसे कि सुप्रीम पावर के रूप में अगर देखें तो सुप्रीम पावर के रूप में जो रहते थे वो उलेमा ही रहते थे, जैसे कि आज का हमारा सुप्रीम कोर्ट होता है उसी तरह से। For example, one of the most important descriptions of the city of Vijayanagar in the 15th century comes from Abdul Razzaq Samarkandi, a diplomat who came visiting from Herat. विजयनगर के बारे में सभी लोग जानते हैं। 1333 में हरिहर और बुक्का के नाम से दो लोग थे जिन्होंने कि विजयनगर राज्य की स्थापना की थी, और अपने समय में ये सबसे ज़्यादा वैभवशाली और बहुत ही अच्छा माना जाता था। तो इसके बारे में कहा जा रहा है कि 15th सेंचुरी का जब टाइम था, तो 15th सेंचुरी के टाइम में विजयनगर में एक ट्रैवलर आए थे जिनका कि नाम था अब्दुल रज्जाक समरकंदी। वो एक डिप्लोमेट थे हु केम विजिटिंग फ्रॉम हेरात, यानी कि वे कहाँ से आए थे? अब्दुल रज्जाक सिद्दीकी हेरात के रहने वाले थे। इन फ्यू केसेस ट्रैवलर्स डिड नॉट go to distant land. For example, in the Mughal Empire, administrators sometimes traveled within the empire and recorded their observations. Some of them were interested in looking at popular customs and the folklore and traditions of their own land. जितने भी ट्रैवलर्स आए उनमें से हर लोगों के अपनी अपनी पसंद हुआ करती थी। कुछ तो एम्पायर यानी कि जो भी किंगडम्स, जिस किंगडम में वे जाते थे, अगर वहाँ के किंग उनके ऊपर मेहरबान रहे तो उनके साथ ही वे ट्रैवलिंग करना पसंद करते थे। बट उनमें से कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने कि कभी भी किसी राजा के अंदर में रहना पसंद नहीं किया और वे अकेले ही घूमना ट्रैवल करना पसंद करते थे। उन्हें क्या पसंद था? उन्हें वहाँ की पॉपुलैरिटीज़ बहुत ज़्यादा पसंद थी, किसी जगह की क्या खासियत थी। इसके अलावा वहाँ पे जो फोकलोर बनाए जाते थे या तो फिर जिस तरह के पैलेसेस बनाए जाते थे, इन सभी चीज़ों में उस समय के जो ट्रैवलर्स थे उन्हें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट हुआ करता था और इसी इंटरेस्ट के कारण वे अपने घर से बहुत दूर दूर की ट्रैवलिंग किया करते थे। In this chapter, we shall see how our knowledge of the past can be enriched through the consideration of descriptions of social life provided by travelers who visited the subcontinent, focusing on the accounts of three men: Al-Biruni, who came from Uzbekistan in 11th century; Ibn Battuta, who came from Morocco in northwestern Africa in 14th century; and the फ्रेंचमैन फ्रैंकिस्को बर्नियर इन 17th सेंचुरी। तो ये जो चैप्टर है, ये जो फर्स्ट चैप्टर है स्टैंडर्ड 12th का, इसमें हम ये देखने वाले हैं कि इस ड्यूरेशन में कौन कौन से ट्रैवलर्स आए इंडिया में। जैसे कि अभी हमने देखा कि विजयनगर एम्पायर में हेरात से जो ट्रैवलर आए थे वो हेरात से आए थे। इसके अलावा उज़्बेकिस्तान से भी आने वाले जिनका कि नाम है अल-बिरूनी, इसे इंडियन हिस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है। अल-बिरूनी, इब्न बतूता और फ्रेंचमैन फ्रांसिस्को बर्नियर, ये बर्नियर जो थे ये तीन ऐसे ट्रैवलर के रूप में जाने जाते हैं जिसका कि लिखा हुआ जितनी भी लिटरेचर्स लिखी गई हैं वे सभी लिटरेचर्स मेडिवल हिस्ट्री को जानने का एक बहुत ही बड़ा सोर्स के रूप में जाना जाता है। एंड नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट अल-बिरूनीज़। अल-बिरूनी यहाँ जब आए तो उसमें भारत की सोशल स्टेटस कैसी थी, उन्होंने जो भी काम किया उसका यहाँ पर क्या इफ़ेक्ट्स हुआ, अभी हम वो देखने वाले हैं। तो सबसे पहले, as these authors came from vastly different social and cultural environments, they were often more attentive to everyday activities and practices which were taken for granted by indigenous writers, for whom these were routine matters, not worthy of being recorded. It is difference in perspective that makes the accounts of travelers interesting. Who did these travelers write for? As we will see, the answer vary from the one instance to the next. तो यहाँ सबसे पहले देखा जा रहा है कि अल-बिरूनी बहुत सारे ऑथर्स जो कि बाहर से आए थे तो उन्होंने यहाँ के सोशल और कल्चरल
जो इन्वायरमेंट था उसमें क्या ऑब्जर्व किया, उनकी जो एवरीडे की डेली एक्टिविटीज़ थी, जो भी वे सभी लोग काम किया करते उनका क्या, उन्हें जो रिकॉर्ड किया गया उसमें उन्होंने अपना व्यूज़ क्या दिया। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अल बरूनी जब आए थे तब उन्होंने किस तरह से, उनका क्या नज़रिया था हिंदुस्तान के प्रति, इंडिया को उन्होंने किस नज़र से देखा। तो सबसे पहले अल बरूनी एंड द किताब-उल हिंद। किताब-उल हिंद एक लिटरेचर है जिसे कि अल बरूनी के द्वारा लिखा गया है और वे आए थे ख्वारिज्म से। ख्वारिज्म से सबसे पहले पंजाब आए थे। देन वी विल सी अल बरूनी एंड द किताब-उल हिंद फ्रॉम ख्वारिज्म टू द पंजाब। Al Biruni was born in 973 in Khwarizm. At present day, if we will talk about the Khwarizm, it is known as Uzbekistan. Khwarizm was an important center of learning, and Al Biruni received the best education available at that time. He was well versed in several languages, just as Syriac, Arabic, Persian, हिब्रू एंड संस्कृत। उन्होंने संस्कृत की जो स्टडी है वो इंडिया आने के बाद किया था। ऑल्दो ही डिड नॉट नो ग्रीक, ही वॉज फैमिलियर विद द वर्क्स ऑफ प्लेटो एंड अदर ग्रीक फिलोसफर्स, हैविंग read them in Arabic translation. In 1017, when the Sultan Muhammad invaded Khwarizm, he took several scholars and poets back to his capital Ghazni. Al Biruni was one of them. He arrived in Ghazni as a hostage, but gradually developed a liking for the city, where he spent the rest of his life until his death at the age of 70. तो यहाँ अल बरूनी के बारे में बताया जा रहा है कि उनका जो जन्म हुआ था वो ख्वारिज्म में हुआ था और प्रेजेंट डे में ख्वारिज्म को हम लोग जानते हैं उज़्बेकिस्तान के नाम से। 973 में उज़्बेकिस्तान यानी कि जो ख्वारिज्म है वहाँ पे अल बरूनी का बर्थ हुआ और उन्हें अपने टाइम की सबसे बेस्ट एजुकेशन दिया गया था, क्योंकि उनके जो पेरेंट्स थे वे वेल मेंटेन्ड और प्रोफेसर थे। उनके माता पिता दोनों ही प्रोफेसर थे, एजुकेशन डिपार्टमेंट से जुड़े हुए थे। तो उन्होंने अपने बच्चे के लिए एक बहुत ही अच्छी फैसिलिटीज़ तैयार की, जिसके कारण कि अल बरूनी बहुत सारे लैंग्वेजेस को जानने लगे, बहुत सारे अपने आप किस तरह से तैयार किया कि उन्होंने किसी भी लिटरेचर को पढ़ने में, समझने में और किसी को समझाने में किसी तरह की कोई तकलीफ़ नहीं होती थी। बहुत सारे लैंग्वेजेस की बात करें तो सीरियक, अरेबिक, पर्शियन, हिब्रू और संस्कृत, इन सारे लैंग्वेजेस की जानकारी अल बरूनी को थी। जब मोहम्मद गजनवी का आक्रमण हुआ था, यानी कि मोहम्मद गजनवी जब ख्वारिज्म के ऊपर अपना किंगडम फैलाने के लिए गया था तो क्या हुआ, वो उसने क्या किया, वहाँ से बहुत सारे फिलोसफर्स को अपने साथ एज ए प्रिजनर वे गजनी लेके चला आया था और उसी में से एक था अल बरूनी। चूँकि अल बरूनी गजनी के साथ गजनी आया, लेकिन महमूद गजनी ने जब भारत पे फिर से चढ़ाई की थी तो उस ड्यूरेशन में अल बरूनी भी गजनी के साथ भारत आया था और उसे यहाँ का इन्वायरमेंट, यहाँ का जो कल्चर है वो इतना ज़्यादा अट्रैक्ट किया कि वो यही रुक गया। महमूद तो वापस चला गया लेकिन अल बरूनी इंडिया में ही रुक गया और इंडिया में उसकी जब तक डेथ ना हो गई, यानी कि 70 ईयर्स के एज में उसकी डेथ हो जाती है, उस समय तक अल बरूनी इंडिया में ही रहा और यहाँ के बारे में, यहाँ पे जो कुछ भी देखा उसे अपने बड़े बड़े लिटरेचर्स बुक्स में अरेंज किया। It was in Ghazni that Al Biruni develops an interest in India. This was not unusual. Sanskrit been translated into Arabic from the 8th century onwards. When the Punjab became a part of the Ghaznavid Empire, contacts with the local population helped center create an environment of mutual trust and understanding. Al Biruni spent years in the company of Brahma, priests and scholars, learning Sanskrit and studying the religious and philosophical texts. While his itinerary is not clear,
It is likely that he traveled widely in the Punjab and parts of the northern India. Traveler literature was already an accepted part of Arabic literature by the time he wrote. This literature dealt with lands part as a Sahara desert in the west to the river Volga इन द नॉर्थ। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब गजनी से यानी कि अलबरूनी जब गजनी से इंडिया आ गया था तो उसने इंडिया में क्या किया, उसे इंडिया में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा और उसने यहाँ पे रह करके यहाँ का जो कल्चर था, इंडियन कल्चर को काफ़ी करीब से देखा, उसे समझा और उसे सीखना चाहा। इसके साथ साथ उसके जो कलीग्स थे, जो इंडिया आने के बाद उन्होंने जो फ्रेंड सर्किल अपना एक सर्किल बनाया, उसमें उन्होंने ब्राह्मण्स को काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटी दी, बहुत ज़्यादा करीब रखा उन्हें। इसके अलावे यानी कि जो ब्राह्मण्स थे, ब्राह्मण के अलावे प्रीस्ट, स्कॉलर्स और इन सब के अलावा और भी लोग जो कि बहुत सारे नॉलेजेस को बांटते रहते थे, अलबरूनी के द्वारा अपने लिए एक ऐसा सर्किल बनाया गया जो कि एक एजुकेटेड लोगों का एक सर्किल था। इसी में उन्हें संस्कृत सीखने का भी मौका मिला था। तो यहाँ रहकर अलबरूनी ने बहुत समय गुजारा, बहुत सालों तक यहाँ रहा और उसके बाद उसने बहुत सारे ऐसे ग्रंथों को लिखा, ऐसे ग्रंथों का फॉर्मेशन किया जो कि संस्कृत में लिखे हुए थे और उन्हें फिर अरबी लैंग्वेज में ढाला गया था। It is likely that he traveled widely in the Punjab and the parts of northern west, यानी कि पंजाब और नॉर्थन वेस्ट का जो एरिया है वहाँ पर सबसे ज़्यादा अलबरूनी का रहना हो पाया था। इसके अलावे अलबरूनी के जो ऑब्जेक्टिव्स के उनके बहुत ही क्लियर थे। अलबरूनी डिस्क्राइब्ड हिज वर्क्स एज a help to those who want to discuss religious questions with them. It means them means the Hindus, and as a repertory of information to those who want to associate with him. अलबरूनी ने अपने कामों को जो बताया है उसमें यह बताया है कि जो लोग चाहते हैं रिलीजियस क्वेश्चंस करते हैं, यानी कि जो हिंदूज़ हैं, उन्हें मदद करनी चाहिए, उन्हें बतानी चाहिए, उन्हें डिस्कस करनी चाहिए अपनी किसी भी इंफॉर्मेशन के बारे में। लेकिन वे ऐसा नहीं करते हैं, वे अपनी चीज़ों को छुपा के रखते हैं और नहीं चाहते कि उनके द्वारा जो भी चीज़ बनाई गई है, यानी कि जो उनके अंदर लिटरेचर की खासियत है, वे किसी और को बताई जाए। यानी कि हमारे अंदर जो नॉलेज, हमारे यहाँ इम्पार्टिंग नॉलेज की जो पॉलिसी है वो उस समय देखने को नहीं मिलता है। इसके अलावे translating texts, sharing ideas. Al-Biruni's expertise in several languages allowed him to compare languages and translate texts. He translates several Sanskrit works, including Patanjali's work on grammar, into Arabic. For his Brahmin friends, he translated the works to यूक्लिड अ ग्रीक मैथमेटिशियन इनटू संस्कृत। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत सारे जो संस्कृत के जो टेक्सटिंग थी उन्हें ट्रांसलेट किया था अरबी लैंग्वेजेस में, और उनके जो कुछ ब्राह्मण फ्रेंड्स थे उन्होंने भी अपनी इच्छा जाहिर की कि वे भी अरब के जो भी लिटरेचर से उनका ज्ञान लेना चाहते, उनकी नॉलेज को पढ़ना चाहते। तो इस वजह से अलबरूनी ने क्या किया कि जो अरबी में लिखा गया था, अरबी लैंग्वेजेस के जो लिटरेचर्स थे उसे चेंज कर दिया संस्कृत में, और जो संस्कृत में लिखा गया था उन सारे लिटरेचर्स को चेंज किया अरबी में। इस तरह से क्या हुआ, इस तरह से दो तरह के जो एजुकेशन के जो विजन्स थे वे सभी को एक दूसरे को जानने का मौका मिला। इसके अलावा एक बहुत ही फेमस बुक है यूक्लिड जो कि एक ग्रीक मैथमेटिक्स की बुक है, उसका अनुवाद किया था, यानी कि उसका ट्रांसलेट किया था अलबरूनी ने संस्कृत में अपने दोस्तों के लिए। एंड नाउ समथिंग हियर अबाउट द किताबुल हिंद। किताबुल हिंद जो कि अलबरूनी के द्वारा लिखा गया था, जो कि अलबरूनी ने लिखा था, उसे अरबिक लैंग्वेज में लिखा गया है। और यहाँ यह बताया जा रहा है कि अलबरूनीज किताब उल हिंद रिटन इन अरबिक इज सिंपल एंड ल्यूसिड। इट इज़ ए वॉल्यूमिनस टेक्स्ट divided into 80 chapters
on subjects such as religion and philosophy, festivals, astronomy, alchemy, manners and customs, social life, weight and measurement, iconography, लॉज एंड मेट्रोलॉजी। तो यहाँ बताया जा रहा है कि किताबुल हिंद जो लिखा गया है वो वॉल्यूम्स में लिखे गए, यानी कि एक ही बुक में हर चीज़ नहीं लिखा गया है बल्कि इसे वॉल्यूम्स में लिखे गए हैं। और टोटल अगर देखें तो इसमें टोटल चैप्टर्स, नंबर ऑफ चैप्टर्स 80 हैं, 80 चैप्टर्स। इसके साथ साथ इसमें किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर एक पूरी की पूरी बुक नहीं लिखी हुई है, बल्कि एक पूरी बुक में हर चीज़ का ध्यान दिया गया है। जैसे कि उस समय की रिलीजन, फिलॉसफी, फेस्टिवल, एस्ट्रोनॉमी, एल्केमी, मैनर्स एंड कस्टम्स, सोशल लाइफ, वेट एंड मेजरमेंट, आइकोनोग्राफी। यानी कि इस तरह से अगर देखें तो अल बरूनी ने जो कुछ भी देखा उस समय के सोसाइटी में, उसे जो कुछ भी देखने को मिलता है उसे उसने अपने लिटरेचर में उतार दिया, जो कि अरबिक लैंग्वेज में लिखा गया था। Generally, they not always. Al-Biruni adopted an distinctive structure in each chapter, beginning with a question, following this up with a description based on Sanskrit tradition, and concluding with the comparison with others' culture. Some present-day scholars have argued that his almost geometric structure, remarkable for its precision and predictability, owed much to his mathematical orientation. तो यहाँ बताया जा रहा है कि उनके द्वारा जो बुक लिखी गई है वो बेस्ड है यहाँ की संस्कृति के ऊपर, जो कि संस्कृत का जो उस समय कल्चर चल रहा था उसके ऊपर बेस्ड है, और इसे जोड़ के देखा जा सकता है अदर कल्चर से। जैसे कि अल-बरूनी का जो अपना कल्चर था वो इंडिया के कल्चर से डिफरेंट था, तो उसने अपनी बुक में हर जगह इसे कंपेयर किया है, वहाँ की सोशल स्टेटस, इसके अलावा रिलीजियस फॉर्म, इन सभी को अपने बुक में कंपेयर किया है। साथ ही साथ अपने बुक में क्या किया है कि एक क्वेश्चन, उसका जो ओरिजिन किया गया है एक क्वेश्चन के साथ किया गया है। अल-बरूनी ने खुद से एक क्वेश्चन लिया और फिर उसके आंसर के लिए जो उसने सर्च किया और जो कुछ भी सामने आया उन सारे तथ्यों को, उन सारे मटेरियल्स को इसने अपने बुक में इंटर किया। अल-बरूनी, who wrote in Arabic, probably intended his work for peoples living along the frontiers of the subcontinent. He was familiar with translation and adaptation of Sanskrit, Pali and Prakrit text into Arabic. तो अल-बरूनी उन्होंने जो कुछ भी लिखा वो अरेबिक लैंग्वेज में लिखा, लेकिन इंडिया में तो ऐसा नहीं था कि इंडिया के कुछ बहुत सारे जो ग्रंथ हैं वो अरेबिक लैंग्वेज में होंगे, वे सभी संस्कृत, पाली या फिर प्राकृत लैंग्वेज में थे। लेकिन अल-बरूनी की जो लैंग्वेज पे पकड़ थी, जो उसने हिंदुस्तान आने के बाद बनाया था संस्कृत सीख के, उसके बाद उसे कभी भी मुश्किल नहीं हुई कि किसी भी ग्रंथ को अरबिक में चेंज करने के लिए, चाहे वो भले ही प्राकृत लैंग्वेज में ही क्यों ना लिखी हो, प्राकृत, पाली या फिर संस्कृत। क्योंकि हम लोग देखें तो अगर ऋग्वेद एज को देखें, ऋग्वेद एरा में क्या है, जितने भी ग्रंथ लिखे गए थे वे सभी संस्कृत लैंग्वेज में लिखे गए। इसके बाद अगर मौर्यन पीरियड में आते हैं, जब 6th सेंचुरी से BC चल रहा था, तो उसमें क्या हुआ, लॉर्ड बुद्धा का एंट्रेंस होता है, और उस समय जितने भी ग्रंथ लिखे गए, जो भी लिटरेचर फॉर्म्ड किए गए, वे सब के सब किस लैंग्वेज में थे, वे सभी के सभी पाली और प्राकृत लैंग्वेज में थे। तो अल-बरूनी के द्वारा पाली, प्राकृत और संस्कृत लैंग्वेज को बहुत ही इजी ढंग से, बहुत ही सिंपल वे में और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में अरेबिक में ट्रांसफ़र किया गया। इसके साथ साथ उसने क्या कहते हैं, अरेबिक कुछ ऐसे लिटरेचर्स भी थे जिसका कि ट्रांसलेट किया था संस्कृत में। इसके अलावा मेट्रोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ मेजरमेंट की साइंस को मेट्रोलॉजी कहते हैं। दिस इज़ वेरी सिंपल। अब यहाँ एक बहुत ही खास बात यह है कि हिंदू, द ओरिजिनेशन ऑफ द वर्ड हिंदू वर्ड का ओरिजिन कहाँ है, तो उसका आंसर यहाँ दिया गया है। अल-बरूनी की बात करें तो उनके अनुसार क्या था, उनके अनुसार उन्होंने हिंदू को अलग तरीके से प्रस्तुत किया था, यानी कि लोगों के सामने जो आज के हमारी सोच है हिंदू कोई एक धर्म नहीं है, बल्कि इसका जो ओरिजिन हुआ है ये बाहर वालों का दिया हुआ है। यहाँ बताया जा रहा है कि द टर्म हिंदू वॉज
delivered from the old Persian world, used at the time of 6th-5th centuries BCE। हिंदू जो वर्ड यूज किया जा रहा है वो ओल्ड पर्सियन वर्ड है जो कि 6th से 5th सेंचुरी के बीच में यूज किया जाता था। कहाँ पे? सिंधु रिवर का जो एरिया है जिसे कि हम इंडस रिवर के भी नाम से जानते हैं, उस एरिया में हिंदू वर्ड का यूज किया जाता था पर्सियंस के द्वारा। द अरब कंटिन्यूड द पर्सियन यूजेज एंड कॉल्ड दिस रीजन अल हिंद। बाद में जब अरब्स आए यानी कि पर्सियंस के बाद जब अरब आए तो उन्होंने उस चीज़ को जारी रखा, क्योंकि उनके जो टंग्स थे, जो प्रोनाउंसिएशन थे, वे यहाँ के लोगों के लिए ठीक ठीक नहीं निकल पाते। तो उन्होंने इस तरह से मतलब कि सिंधु रिवर के नीचे, सिंधु रिवर के आसपास का जो रीजन था उसके पास के लोगों को उन्होंने हिंदू कहना शुरू कर दिया, और उसका जो एरिया था उस एरिया को कहने लगे वो हिंदुस्तान। पर्शियन यूजेस, पर्शियन ने जो रीजन को नाम दिया था उसे अल हिंद कहा गया, और यहाँ जो पीपल रहने वाले थे उसे हिंदी कहा गया, और उस जगह को कहा गया हिंदुस्तान। यहाँ पर 3 वर्ड्स निकल के सामने आते हैं। फर्स्ट वन इज अल हिंद, सेकंड इज हिंदी, एंड थर्ड वन इज हिंदुस्तान। अल हिंद क्या? अल हिंद उस रीजन को कहते हैं जहाँ के कुछ पर्टिकुलर लोग रहते थे। वो कौन से लोग थे? वो जो पर्टिकुलर लोग थे उन्हें हिंदी का नाम दिया गया। और तीसरा जो हिंदुस्तान है, यानी कि ये लोग जिस रीजन में रहते थे उसे हिंदुस्तान का नाम दिया गया। तो इस तरह से हम देखें तो हिंदू का जो ओरिजिनेट है वो हमारा अपना इंडिया का दिया हुआ नहीं है, बल्कि ये पर्शियंस और अरब्स का दिया हुआ है। लेकिन बाद के समय में हिंदू को यहाँ इंडिया में इस तरह से अपना लिया गया जैसे कि इसका ओरिजिन यहाँ ही हुआ है, और आज के समय में हम इसे एक अलग धर्म के रूप में देखते हैं। None of these expressions indicated the religious identity of the people. It was much later that the term developed religious। तो इस तरह से यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये हिंदू का जो वर्ड है ये किसी भी तरह से अगर देखें तो ये किसी रिलीजियस आइडेंटिटी को फेम नहीं कर रहा है, रिलीजियस आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, बल्कि ये उन लोगों को प्रेजेंट कर रहा है जो कि इस एरिया में रहते थे। और बाहर वालों मतलब कि जो भी ट्रेडर्स आते थे या ट्रैवलर्स आए थे बाहर से, उनके लिए इसका प्रोनाउंसिएशन काफ़ी मुश्किल था, तो उन्होंने अपने कंफर्ट जोन की तरह इसका नाम सिंधु से हिंदू रख दिया था। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने देखा अल-बेरूनी के बाद आते हैं इब्न बतूता। तो आगे के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे इब्न बतूता के बारे में। आज के लिए इतना ही। अल-बेरूनी के साथ ही हमारा लेक्चर होता है ख़त्म। मिलते हैं अगले वीडियो में।